चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर। आ जाइए, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आपका टॉपिक है मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का, जो एक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और ये फंडामेंटल राइट से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रियांशु माला सरोज ने गुड इवनिंग बोला है। बिल्कुल गुड इवनिंग है। आइए, आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें फैक्ट भी आपको मिलेगा। मूल अधिकार से संबंधित एक पार्ट कल भी हम लोग लेकर आएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे, आवाज आ रही, देख लो। तो यहां पर आप देखिए जरा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनको अधिकारों के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। ये कह रहा, फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनको अधिकारों के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। पहला कह रहा है कि अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है। देखो जरा क्या कह रहा, ये कह रहा अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है। दूसरा कह रहा अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है। अगला कह रहा अधिकार व्यक्ति पर युक्ति युक्त निर्बंधन है। अगला कह रहा अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। समाज से स्वीकृति मिली होती है, ये बोल रहा है। अब आपको जवाब देना है कि क्या आंसर हो सकता है। चलो जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या सही होगा। ये कह रहा अधिकारों के प्रमुख लक्षणों, यहां प्रमुख शब्द दिया गया है, ये आपको बताना है। आलोक विश्वकर्मा ने गुड इवनिंग बोला। बिल्कुल गुड इवनिंग है दोस्त। चलिए जल्दी से बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। आपके आंसर का इंतजार है, जल्दी से बताएं। देखो यहां पर आपको समझने की बातें हैं कि जो अधिकार है, अधिकार अधिकार एक प्रकार के दावे हैं, तार्किक दावे, ध्यान रखेंगे, तार्किक दावे होते हैं, तार्किक दावे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्हें समाज से स्वीकृति मिलती है। समाज से किससे स्वीकृति मिल रही, तो आप क्या बोलोगे, जिन्हें समाज समाज से स्वीकृति, समाज से स्वीकृति मिलती है और अदालतों से, और जो अदालत है, अदालतों से मान्यता प्राप्त होती है, मान्यता प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे, अदालतों से मान्यता प्राप्त होती है। अधिकार वो होते हैं जिन्हें अदालतों से मान्यता प्राप्त होती है, समाज से स्वीकृति मिली होती है। यानी एक प्रकार से व्यक्ति का समाज के प्रति दावा होता है। इन अधिकारों की पूर्ति समाज में रहकर ही होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रुक रही है क्लास क्या? सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब आपको बोलना है, देखो अधिकार जो है व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है, तो दूसरा पॉइंट आप बोलेंगे, दूसरा ये चौथा पॉइंट, दूसरा और तीसरा नहीं, चौथा, अधिकार लोगों के तार्किक दावे जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। समाज में रहकर ही आप इन अधिकारों की मांग कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा, दूसरा अधिकार लोगों के तार्किक दावे जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है, अधिकार व्यक्ति पर युक्ति निर्बंधन, ये बातें सही नहीं है। तो 1 और 4 सही हो जाएगा बेटा। यहाँ सी आंसर देंगे हम लोग, और सी फॉर चेन्नई आंसर होगा आपका। सी फॉर चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है और आप जवाब दे पाएंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, ये रहा, और आप जवाब दे सकते हैं। समझ रहे हैं? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, करा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करा अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की ही ना सोचे, कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर हो। अगला करा अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। अगला करा टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित नहीं करना चाहिए। ये 3 बातें हैं और आपको बताना है। वीडियो सही नहीं चल रहा है सर, बफरिंग हो रहा है, आलोक विश्वकर्मा ने बोला। अच्छा देखो, देखते हैं, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रही सर, बता दीजिएगा। हाँ, सही हो रहा है, ठीक है। आप लोग लाइव सेशन में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। ठीक है, चलिए तो देखेंगे यहाँ पर, बस सही हो जाएगा, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि देखो क्या कह रहा है कि अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की ही ना सोचें, कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है।
ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला कह रहा अधिकारी यह अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करें, बिल्कुल सही बात। हम अन्य लोगों के अधिकारों का क्या करें, सम्मान करें, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही। लेकिन जरा तीसरा देखो, कह रहा है कि टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित नहीं करना चाहिए, गलत बात है। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता है भाई। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा गलत स्टेटमेंट हो गया। तो कौन सा या कौन से सही है, तो बोलेंगे 1 और 2 सही है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1 और 2 सही है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो जल्दी से आप बता दें आंसर क्या होगा। तो यहां पर आप बोलेंगे बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा आपका। हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। देखो जरा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो चलिए बता दीजिएगा क्या हो सकता है आंसर। यहां पर आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर। देखिए जरा, ये कह रहा है कि कथन ए कथन आर। देखो जरा, कह रहा है स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाते हैं, जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रिया गौड़ ने गुड इवनिंग बोला, बिल्कुल गुड इवनिंग है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाते हो। दूसरा कह रहा, चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमामय पूर्ण जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। ये कह रहा है कि स्वतंत्रता जो है मानव समाज के केंद्र में है और गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पहलू है। इस पर अगर प्रतिबंध लगाया भी जाए तो बहुत खास परिस्थितियों में लगाया जाना चाहिए, सामान्य परिस्थितियों में नहीं लगाया जाना चाहिए। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर कह रहा ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर कह रहा ए सही परंतु आर गलत है। फिर कह रहा ए सही परंतु आर सही है। एक गलत है परंतु आर सही, यहाँ पर गलत होना चाहिए था। चलो तो बता दो कि क्या आंसर होगा। क्लास रुक रही दोस्त, है ना, क्लास रुक रही। हाँ तो इसको सही करो, देखो नहीं तो ठीक 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 है, मैं पढ़ा तो रहा हूँ। समझ रहे हैं। चलिए तो यहां पर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होगा बेटा ए और आर दोनों सही होगा। ध्यान रखेंगे ए पॉइंट। यहां पर पहला करा स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाते हो। फिर कह रहा चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमा पूर्ण जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। व्याख्या भी करेगा बेटा, ध्यान रखेंगे व्याख्या भी करेगा। तो यहां पर आप आंसर क्या देंगे, बोलेंगे ए फॉर इलाहाबाद आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ध्यान रखेंगे। तो ए आंसर आप देंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो क्या कह रहा अनुच्छेद 12 में, देखो जरा ये कह रहा अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य, राज्य मतलब यहाँ स्टेट शब्द की बात कर रहा, राज्य की परिभाषा दी गई। इसी संदर्भ में निम्न में से कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ये कह रहा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन से निकाय आते हैं। ये नेट कैसे आज गड़बड़ हो गया थोड़ा सा ना, बस आप लोग लाइव सेशन में बने रहिएगा, नेट सही होने वाला है, ठीक है, जाइएगा नहीं कहीं। देखो जरा, देखो ये जो राज्य आप देख रहे हैं बेटा, इस राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में की गई है। ध्यान रखेंगे किसमें, अनुच्छेद 12 में की गई, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जानते हैं राज्य की परिभाषा में बोला गया भारत की सरकार, भारत की सरकार एवं संसद। देखिए जरा क्या कह रहा, भारत की सरकार एवं संसद। अगला कह रहा प्रत्येक राज्य की सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल। देखिए जरा क्या बोल रहा है, विधानमंडल ये बोल रहा है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, तीसरे पॉइंट में कहता है कि अन्य स्थानीय प्राधिकारी। यहां पर कह रहा स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी। ये जो स्थानीय प्राधिकारी, इसमें आपके नगर पंचायतें ये सब आते हैं, जिला बोर्ड सुधार आते हैं, ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं। और इसके बाद चौथा पॉइंट यहां देता है कि अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी में
बेटा जानते हैं इसमें आपके जैसे कि LIC है, ONGC है ना, इस तरह की जो कंपनियां हैं सार्वजनिक, उन्हें शामिल कर लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंक भी आएंगे, भारतीय खाद्य निगम आएगा, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण भी आएगा। तो ध्यान रखेंगे 1 2 3 सभी सही हो जाएंगे बेटा, डी फॉर दिल्ली सही हो जाएगा भारत में। खुशबू यादव ने बी आंसर दिया है, प्रियांशु माला सरोज ने 2 का बी। देखो जरा यहाँ 4 क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 12 की परिभाषा है, जो राज्य की परिभाषा दी गई है, इसमें आंसर आपका होगा डी फॉर दिल्ली। ध्यान रखने वाली बात है, डी फॉर दिल्ली आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सर सही हो रहा? सर नेट सही नहीं हो रहा है क्या अभी? अब यहां पर देखिए अगला 5वां क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करें। देखिए जरा 5 क्वेश्चन क्या करा, ये कह रहा है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जरा क्या करा, करा मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला करा मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं, अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। देखो जरा क्या करा, जरा क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आंसर निकल जाएगा बेटा। देखो क्या कह रहा, ये कह रहा कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अगला कह रहा, खुशबू यादव ने बोला कि क्लास बफरिंग हो रहा है सर। अच्छा क्लास बफरिंग हो रहा, तो देखो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर टेक्निकल टीम जो है वो प्रयास कर रही है, तो आप लोग बने रहिएगा, समझ रहे हैं, जाइएगा नहीं, क्लास तो चलेगी। हम्म क्लास बफरिंग हो रही है, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो देखो जरा इस क्वेश्चन को आप देखो क्या कह रहा, ये कह रहा है कि मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं, केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 13 जो है, ये अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आना है। अब देखो क्लास चलने लगी है, देखिए जरा आप लोग देख कर बताइए कि क्लास आपकी चल रही कि नहीं चल रही। थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा, क्लास को रुक गई थी क्लास, ठीक है। तो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आप आ जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आना है। तो देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रहा है कहता है केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। नहीं चल रही क्या क्लास? हम क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही चल रहा है। हुँ? तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट केवल, ध्यान रखना, केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि बल्कि कुछ मामलों में, बल्कि कुछ मामलों में व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, विरुद्ध भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बल्कि व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं कुछ मामलों में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैसे? जैसे आप देखोगे अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 जो है ये अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। तो अस्पृश्यता के अंत में केवल यह राज्य के विरुद्ध ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके विरुद्ध है? व्यक्ति के विरुद्ध भी है, राज्य के और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हुँ? तो ये रिकॉर्ड हो रही क्लास?
अच्छा, चलिए तो देखेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अनुच्छेद जो फर्स्ट है, ये मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं, तो केवल राज्य के विरुद्ध ही उपलब्ध है, गलत बात है। ये व्यक्ति के विरुद्ध भी है। अस्पृश्यता के अंत में व्यक्तियों पर भी रोक लगाई गई कि आप अस्पृश्यता का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। वहीं दूसरा देखो, करा अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो अनुच्छेद 13 बेटा ये बोलता है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करती हो, जो छीनती हो मौलिक अधिकारों को। अगर ऐसी कोई विधि बना दी गई है तो वो विधि असंगतता की मात्रा तक शून्य होगी, यानी जहां तक आपकी बातों से संगत है वहीं तक वो विधि मान्य होगी, अन्यथा उस विधि को असंगत कर दिया जाएगा, पृथक कर दिया जाएगा और शून्य कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। आर्टिकल 13 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 13 जो आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल 13 क्या बोलता है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 13 बोलता है कि न्यायिक पुनराविलोकन का कॉन्सेप्ट इसमें दिखता है। न्यायिक पुनराविलोकन, देखिए जरा, न्यायिक पुनराविलोकन का कॉन्सेप्ट इसमें आता है अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल स्पष्ट नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप बोल सकते हैं कि इसमें न्यायिक पुनराविलोकन दिखाई पड़ता है आर्टिकल 13 में। यहां पर बोला गया कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती। देखो अनुच्छेद 13 में क्या बोला जा रहा, ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती, ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती, ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो आपके मौलिक अधिकारों को, जो आपके मौलिक अधिकारों को, देखिए जरा क्या कह रहा, जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करती हो, कम करती हो। ये कहता है कि अगर ऐसी कोई विधि बना दी गई है, अगर ऐसी कोई विधि बना दी गई है तो वह असंगतता की मात्रा तक, असंगतता की मात्रा तक शून्य मानी जाएगी, असंगतता की मात्रा तक शून्य मानी जाएगी, ध्यान रखना, शून्य मानी जाएगी। ये देखिए जरा क्या करा, ये करा जहां तक विधि संगत है वहां तक ठीक है, जहां से विधि आपकी बातों से संगत हो गई वहीं से विधि का प्रभाव शून्य हो जाएगा, ये बोल रहा है। इसीलिए यार जानते हैं जो अनुच्छेद 13 है इसमें शक्ति का पृथक्करण दिया गया, इसमें मतलब पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। देखिए जरा क्या दिया गया, पृथक्करण का सिद्धांत, मतलब संगत और असंगत विधि को अलग कर दिया जाए, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं इसमें अधित्याग का सिद्धांत दिया गया, देखिए जरा अधित्याग का सिद्धांत दिया गया। यहीं आप देखोगे इसी अनुच्छेद 13 में आच्छादन का सिद्धांत दिया गया, आच्छादन का सिद्धांत। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि भाई आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में, बोलेंगे आर्टिकल 13 में। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि यार आच्छादन क्या होता है तो आपको यहां पर ये बताना है कि आच्छादन का मतलब है कि अगर कोई पूर्व की विधि है, भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व की विधि है, और भारतीय संविधान जब लागू हो गया तो फंडामेंटल राइट में और पूर्व की विधि में गतिरोध उत्पन्न हुआ, तो पूर्व की विधि का प्रभाव शून्य हो जाएगा, फंडामेंटल राइट की विधि का प्रभाव, फंडामेंटल राइट जो है वो लागू रहेगा। फंडामेंटल राइट को किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता, तो इसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत, कि पूर्व की विधि पर आच्छादित हो जाएगा फंडामेंटल राइट। अधित्याग का मतलब यहां ये बोला गया कि आप चाह करके भी ये नहीं बोल सकते कि हम अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ रहे हैं, हम छोड़ नहीं सकते, हम भारत के नागरिक हैं तो मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकते, ध्यान रखेंगे। पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब यह है कि जो संगत विधि और जो असंगत विधि उनको अलग कर दिया जाए। सातवें सुप्रीम कोर्ट में इसने यह भी कहा कि अगर असंगत विधि को अलग करते समय संगत विधि का प्रभाव शून्य होता है तो हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी सूरत में, यह आपको ध्यान रखना है, लेकिन किसी भी सूरत में यह नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, किसी भी सूरत में यह नहीं बर्दाश्त किया जाएगा कि मौलिक अधिकारों को कम कर दिया जाए, यानी मौलिक अधिकार सीमित नहीं किए जा सकते सामान्य परिस्थितियों में। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में सीमित नहीं किया जा सकता, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो बता पाएंगे सभी लोग, ठीक है। अब आप देखेंगे पीछे हम लोग आंसर दे रहे थे, तो यहां पर देखो कौन सा सही, तो केवल 2 सही बेटा, ध्यान रखेंगे, बी फॉर बॉम्बे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और आप इसका जवाब दे सकते हैं, है ना।
तो इसका जवाब तो आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। देखो कह रहा समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार भाई बिल्कुल सीधा सीधा मिल रहा अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर कह रहा स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक बिल्कुल सीधा सीधा मिल जा रहा। फिर कह रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी बिल्कुल सीधा सीधा मिल गया 23 और 24 में अनुच्छेद में। फिर कह रहा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी बिल्कुल सीधा मिल गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अब आप देखिए जरा, तो यहां पर आंसर कौन सा हो गया, ए फॉर इलाहाबाद, ये आंसर हो गया। 1 2 3 4 यहाँ सारे ऑप्शन सही हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 की, तो थोड़ा सा इधर आ जाते। देखो जरा आर्टिकल जो 14 है, जरा इसको समझिएगा अनुच्छेद 14 को। इसमें बोला गया है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये आप देख रहे हैं। देखिए जरा यहां पर क्या करें, यहां करें विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जरा इन शब्दों को हम लोग समझ लेते हैं। विधि के समक्ष समता जो है यह ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान रखेंगे कहां से लिया गया, ब्रिटेन से, यह ब्रिटेन से लिया गया, यह ब्रिटेन से लिया गया, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं विधियों का समान संरक्षण जो आप देख रहे हैं यह यूएसए से लिया गया, इसको समझने का प्रयास करें, यह यूएसए से लिया गया, देख रहे हैं यह कहां से लिया गया, तो बोलेंगे यह यूएसए से लिया गया है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं आप देखो ये जो विधि के समक्ष समता है, यहां विशेषाधिकारों का अभाव है, ध्यान रखेंगे विशेषाधिकारों का अभाव, यानी ये कहता है विधि के समक्ष समता कि कानून की नजर में सभी समान है, किसी को विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखेंगे यहां कानून की नजर में, यहां कानून की नजर में सभी समान हैं, सभी समान है। ये कहता है कि आप देश के इंजीनियर हो, कृषक हो, कुछ भी हो, ठीक है, आईएएस अधिकारी हो, डॉक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विधि सबके लिए समान है। विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट यहां रखा गया है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहां कानून की नजर में सभी समान है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। विधियों का समान संरक्षण अगर हम लोग आ जाए यहां पर देखो, ये जो जब विधि के समक्ष समता कानून की नजर में सभी समान है, तो बोलते कि यह नकारात्मक है, यह नकारात्मक वाक्य है। अच्छा, नकारात्मक वाक्य क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए इसको नकारात्मक के रूप में परिभाषित किया जा रहा है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, समझ रहे हैं। वहीं विधियों का समान संरक्षण में आप देखो तो कहां से लिया गया, तो बोलेंगे यूएसए से लिया गया। इसका क्या मतलब है, तो देखो यहां विशेषाधिकार दिए जाएंगे, यहां विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं, विशेषाधिकार, यहां विशेषाधिकार दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, यहां विशेषाधिकार दिए जाएंगे, समझ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यह सकारात्मक है, क्यों, यह सकारात्मक वाक्य है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने प्रश्न उठेगा कि भाई सकारात्मक क्यों है, कैसे सकारात्मक हो गया, तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है, आप बोलोगे कि विधियों का समान संरक्षण का मतलब है यहां आनुपातिक समानता, ये एक कॉन्सेप्ट यहां पर बेटा आया, आनुपातिक समानता, ये अरस्तु के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, अरस्तु के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आनुपातिक समानता का मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपको यह समझना है कि समानों में समानता, समानों में समानता, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या मतलब है, असमानों में असमानता, असमानों में असमानता। देखो समानों में समानता है, असमानों में असमानता है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता यानी सबकी चीजें क्या है, बराबर है, यानी कि विधि के सापेक्ष सभी लोग समान है, विधि जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, आप ये कह सकते हैं कानून की नजर में सभी क्या है, समान है, इसीलिए विशेष अधिकार किसी को दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जहां पर संरक्षण, ये जो संरक्षण शब्द जुड़ा है ना, इसका मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण की शुरुआत। देखिए जरा
आरक्षण की शुरुआत हो चुकी है, अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान रखेंगे, जहां पर संरक्षण दिया गया। इसीलिए तो आनुपातिक समानता, इसीलिए तो अरस्तु कहता है मुझे समानता नहीं पसंद, मुझे आनुपातिक समानता होनी चाहिए। वो कहता परिस्थितियां जब समान होंगी तो समान व्यवहार होना चाहिए, परिस्थितियां असमान है तो असमान व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए उसने आनुपातिक समानता का कॉन्सेप्ट दिया कि समानों में समानता होनी चाहिए। एक जैसी परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ जब एक जैसा व्यवहार होगा तो वो समानता कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां ये आपका समानता का अधिकार था, जिसमें आर्टिकल 14 हम लोगों ने पढ़ा है ना। इसी प्रकार आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इस तरह की सब बातें की गई, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। सारे कॉलम मिल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आंसर देंगे ए फॉर इलाहाबाद। और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, ये कह रहा है कि विधि के समक्ष समता, देखो जरा वही स्टेटमेंट आ गया, तथा विधि के समान संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो करा अनुच्छेद 14, ये देखो क्या करा अनुच्छेद 14, किसी भी परिस्थिति में, देखो क्या करा, किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी भेदभाव का निषेध करता है, क्योंकि यह विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। देखो जरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अनुच्छेद 14 किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी भेदभाव का निषेध करता है, क्योंकि यह विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण से संबंधित है। अगला करा कि विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक संदर्भ है, जबकि विधियों का समान संरक्षण एक नकारात्मक संदर्भ है। आपको सही बात बताना है कि क्या सही आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं कि क्या आंसर आप देंगे। चलो जल्दी से बता दो कि क्या आंसर होगा। देखो जरा, समझने वाली बात है, यहाँ पर बहुत आसान है और हम लोग समझ सकते हैं। अनुच्छेद 14 किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी भेदभाव का निषेध करता है, क्योंकि यह विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। ये संरक्षण शब्द जब दिया जाएगा ना, तो परिस्थितियों पर विशेष जोर दिया जाता है। किसी भी परिस्थिति में समान भाव नहीं किया जा सकता, समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान भाव होगा, तभी संरक्षण मिल पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा करा विधि के समक्ष समता का एक सकारात्मक संदर्भ है, गलत बात है भाई, यहां नकारात्मक होना चाहिए था। यहां नकारात्मक होना चाहिए था, और जबकि विधियों का समान संरक्षण नकारात्मक है, तो यहां पर सकारात्मक होना चाहिए था। यानी दोनों उल्टा चीजें लिख दी गई। आप देखिएगा जरा पीछे, हमने अभी आपको पढ़ाया है पीछे, देखो ये विधि के समक्ष समता कैसा वाक्य है, नकारात्मक है। जब सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा तब तो भाई साहब नकारात्मक हो गया ना, और जब संरक्षण दिया जाएगा तो सकारात्मक हो जाएगा। देखो यहां लिखा गया सकारात्मक वाक्य है। तो ये जो स्टेटमेंट है पीछे आप देखोगे यहाँ आगे, यहाँ विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक होना चाहिए था और विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक होना चाहिए था। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। हम लोग आंसर देंगे ना तो एक सही ना तो दो सही, यानी आंसर आपका निकल गया डी फॉर दिल्ली। आंसर क्या निकल गया, तो बोलेंगे डी फॉर दिल्ली आंसर निकल गया। ध्यान रखने वाली बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या आंसर है आपका। देखो जरा, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कह रहा है कि किसी के साथ इसलिए अलग बर्ताव करना कि उसका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है, असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करना चाहिए। ये कह रहा, देखो जरा क्या कह रहा, और कह रहा कि ये पहला। दूसरा कह रहा समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। देखो क्या करा, व्यापार कार्य का विभाजन जरूरी नहीं। अगला करा समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब यह नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन कर दिया जाए। अगला करा समानता का मतलब है कि व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाए और उसे जो भी अवसर प्राप्त हो वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं, जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए, ये बोल रहा है। आगे कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से असत्य हैं। बेटा ये बोल रहा कि कौन सा या कौन से असत्य हैं, ये आपको बताना है। चलो असत्य हमको बताना है, आप जवाब दे सकते हैं कि कौन सा असत्य है, आपको बताना है। चलो जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या होगा आंसर। आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं कि कौन सा असत्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि असत्य कौन सा है ना। देखो यहाँ पर आप
एक चीज ध्यान दो, पहला करा किसी के साथ इसलिए अलग बर्ताव करना चाहिए कि उसका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। असमानता के इन आधारों को अस्वीकार अस्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई, सही बात बोल रहा है। अगला करा समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। जरा देखिए क्या करा, करा समाज का कार्य का समाज करा समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं, गलत बात है। कार्य का विभाजन तो होना चाहिए ना, सभी कार्य एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं ये गलत है। अगला देखो तीसरा कह रहा है कि समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन कर दिया जाए। बिल्कुल सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन आप कैसे कर सकते हैं। अगला कह रहा कि चौथा, समानता का मतलब है कि व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाए और उसे जो भी अवसर प्राप्त हो वे जन्म या सामाजिक परिस्थिति से निर्धारित नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जन्म और सामाजिक परिस्थिति से आप निर्धारित थोड़े ना करेंगे, आप उसके कार्यों से निर्धारित करेंगे, उसके व्यवहार से निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा असत्य है, तो केवल 2 असत्य है, ध्यान रखेंगे। आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और अगले क्वेश्चन में आप आ गए। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बहुत आसानी से आप इसका जवाब देंगे। करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कह रहा समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। कह रहा समान बर्ताव, देखो जरा क्या कह रहा, समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। हर एक के साथ भाई, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करोगे तो अन्याय तो स्वाभाविक है, क्योंकि परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। अगला कह रहा है वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण, वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण जिसे करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। चलो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। चलो जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या सही हो सकता है, आपको बताना है। चलो बता दो जल्दी से। क्या सही हो सकता है, आसान क्वेश्चन है और आप बेटा जवाब दे सकते हैं आप। देखो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट कर रहा समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। और दूसरा कह रहा है कि वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों दूसरा कह रहा है कि वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण जिसे करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, ध्यान रखेंगे बेटा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए जरा क्या करा। करा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किसे आप किन्हें प्राप्त हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 15 है, देखो जरा अनुच्छेद 15 कामा 16 कामा 19 कामा 29 समझ रहे हैं, एंड 30 ये आप देख रहे हैं, भारत के नागरिक को मिले, भारत के नागरिक को केवल भारत के नागरिक को। और जो आपका और जो आप देखोगे अनुच्छेद 14 देखोगे, 20 देखोगे, 21 देखोगे, 21 का देखोगे, है ना, 22 देखोगे, 23 देखोगे, 24 देखोगे, 25 है, 26 है, 27 है बेटा, 28 है। ये सभी समझ रहे हैं, यह सभी नागरिक, देखिए जरा, प्लस व्यक्ति दोनों को मिले, नागरिक प्लस व्यक्ति दोनों को मिले, नागरिक प्लस व्यक्ति दोनों को मिले, व्यक्ति को मिला हुआ, ध्यान रखेंगे। तो नागरिक प्लस व्यक्ति दोनों को, तो अनुच्छेद 14 जो है ये, अनुच्छेद 14 जो है ये व्यक्ति को भी मिला है, ध्यान रखेंगे, प्लस नागरिक को भी मिला है, नागरिक को भी मिला हुआ और व्यक्ति को भी मिला हुआ जो अन्य देश से आया हुआ। तो ये कह रहा है कि भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बिल्कुल सही, भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा। अगला कह रहा विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ना भाई, जो भारत का नागरिक है और वो विदेश में रह रहा उसे वहां कैसे प्राप्त होगा। अगला कह रहा भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को। अगला कह रहा भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। भारत में जन्मे सभी नागरिकों को ऐसे नहीं है, भारत में बहुत सारे नागरिक हैं जो जन्म लिए,
सभी को नहीं मिल सकता, ध्यान रखेंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को हाँ ये मिल जाएगा। तो 1 और 3 आंसर सही हो जाएगा बेटा, सी आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख रहे हैं, बहुत आसानी से देख रहे हैं, 1 और 3 यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा, ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं, और आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो क्या करा, करा निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18, देखो क्या करा, 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है। अब आप सभी तो जानते हो यार कि अनुच्छेद 14 जो है, 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। विधि के समक्ष, देखिए जरा किसकी बात करा, तो समता एवं विधियों का समान संरक्षण, अभी आपने पढ़ा विधियों का समान संरक्षण, आपने पढ़ा विधियों का समान संरक्षण, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वहीं अनुच्छेद 15 सभी जानते हैं, आसान चीजें हैं, इसमें क्या बताना, 15 के 6 क्लॉज हैं वर्तमान में, ध्यान रखेंगे। 15 में आप पढ़ते वही कि धर्म मूल वंश, धर्म मूल वंश कमा जाति कमा लिंग, देखिए जरा, कमा जन्म स्थान आदि के आधार पर, आदि के आधार पर, देखिए जरा क्या कह रहा, आदि के आधार पर नागरिक के मध्य विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। ये देखिए जरा, ये कह रहा नागरिकों के मध्य विभेद नहीं किया जा सकता। वहीं आर्टिकल 16 में आप आ जाइए, आर्टिकल 16 में तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता की बात कर रहा, लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, देख रहे हैं, अवसर की समता की बातें कर रहा है। और आर्टिकल 17 जो है आप जानते हैं अस्पृश्यता का अंत है, और आर्टिकल 18 में बेटा वही है, उपाधियों का अंत है ना। तो देखो कह रहा कि धर्म मूलवंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, बिल्कुल सही बात है, 14 से 18 तक के अधिकार से संबंधित। अगला करा लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता 16। अगला करा अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये बेटा अनुच्छेद 29 और 30 में है, समझ रहे हैं। तो ये आपका नहीं होगा, ये अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 हो जाएगा, आर्टिकल 17 हो जाएगा। ये धर्म मूलवंश जाति लिंग जन्म स्थान आर्टिकल 15 हो जाएगा, आर्टिकल 15 हो जाएगा, है ना, आर्टिकल 15। लोक नियोजन में अवसर की समता आर्टिकल 16 हो जाएगा। तो देखो 15 16 17 हो गया, तो आप बोलो 1 2 4 हो जाएगा भाई, 1 2 4 सी आंसर निकल जाएगा, सी आंसर निकल जाएगा बेटा, 1 2 4 बहुत आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं। चलो जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या आंसर होगा, है ना। देखिए जरा आसान क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूरत है। यहां पर करा कि संविधान लागू, देखो जरा ये क्या करा, लागू होने के समय, संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। देखो जरा ये कह रहा संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे, ये कह रहा कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे, यह पॉइंट आपको बताना है। अभी कह रहा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो भाई देख लो ये तो सभी थे ना यार। समानता का अधिकार आर्टिकल आप देखो जरा 14 to 18 था, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आप देखो जरा आर्टिकल आपका 19 से 22 था, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखो जरा आर्टिकल आपका 22 एंड 23 था, ये आप देख रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखो जरा आर्टिकल आपका 25 से 28 था, ये भी आप देख रहे हैं। वहीं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार को आप देख रहे हैं आर्टिकल 29 एंड 30 था। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप देखिए जरा तो आर्टिकल 32 है, 32 है। वहीं संपत्ति का अधिकार देखो जरा तो ये आर्टिकल 31 है, ये बेटा 31 है। और संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार नहीं, लेकिन यहां हमको ध्यान देना है ये 26 जनवरी 1950 को लागू होने के समय तो मूल अधिकार था। भाई संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया, तो बोलेंगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। और यहां तो संविधान लागू होने के समय की बात कर रहा, तो उस समय कौन से मौलिक अधिकार शामिल थे, तो ये 7 वर्गीकरण थे। मूल संविधान में 7 प्रकार के वर्गीकरण थे, ध्यान रखेंगे। मूल संविधान जो आपका था, मूल संविधान में, ये आपको ध्यान रखना, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे,
ये आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो यहाँ उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा बेटा, डी फॉर दिल्ली। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वर्तमान में आप बोलोगे, वर्तमान में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, वर्गीकरण 6 प्रकार का है, 6 प्रकार का है। तो फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई कौन सा वर्गीकरण हट गया, तो संपत्ति का अधिकार हट गया वर्तमान में, लेकिन जब मूल संविधान जब था, जब लागू हुआ था संविधान, उस समय संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, जिसका जिक्र अनुच्छेद 31 में किया गया है। अगर स्वतंत्रता में देखा जाए तो 19 फर्स्ट एफ में इसका जिक्र किया गया है संपत्ति के अधिकार का, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। हम लोग जवाब देंगे संविधान लागू होने के समय के अकॉर्डिंग जवाब देंगे, तो डी फॉर दिल्ली आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आसान सा क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं, समझ रहे हैं। देखिए जरा ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रेट जारी करने की शक्ति दे सकती है। संसद मूल अधिकारों को लागू कराने वाली रेट जारी करने की शक्ति का विस्तार किसी अन्य न्यायालयों तक कर सकती है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, यह आपको बताना है, समझ रहे हैं, ये आपको बताना है। तो चलो जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए जल्दी से बताइए कि क्या हो सकता है। कह रहा संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रेट जारी करने की शक्ति दे सकती है। भाई संसद चाहे तो संविधान संशोधन करके अलग रेट दे ही सकती, इसमें तो कहीं कोई गलती नहीं समझ में आती, समझ रहे हैं, इसमें कहीं कोई गलती नहीं। तो ये पहला पॉइंट आपका सही हो गया, ये पावर संसद को दिया गया कि संसद अगर चाहे तो संविधान संशोधन करे और अलग से पावर दे दे, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को बढ़ा सकती है संसद, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, पहला सही। अगला करा संसद मूल अधिकारों को लागू करने वाली रेट जारी करने की शक्ति का विस्तार किसी अन्य न्यायालयों तक कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। अभी तक रेट जारी करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है, लेकिन अगर संसद चाहे तो संविधान संशोधन करके जो लोअर कोर्ट हैं, अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, उन्हें भी यह पावर दे सकती है। तो ये कार्य तो संसद कर सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। कौन सा सही है, तो बोलेंगे दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, बी फॉर बॉम्बे आपका सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है यहां पर। तो आप जवाब दे पाएंगे कि दोनों कथन सही हो गए, बहुत आसानी से आप जवाब देंगे, आसान क्वेश्चन थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ये है अगला, देखो कहा कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कानून के समक्ष समानता का मतलब आप बेटा जान रहे हैं, वही विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता की बात है। और विधि के समक्ष समता का मतलब वही हो गया कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना। तो कह रहा प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं, सही बात है। अगला कह रहा प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, सही बात है। अब ये कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है कि कौन सा सही हो सकता है। भाई विधि के समक्ष समता की बात कर रहा है और साथ में ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो विधि के समक्ष समता के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझा है कि कानून की नजर में सभी समान है, यहाँ किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं प्रदान किए जाते। जब सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है तो इसीलिए इसको कुछ लोगों ने नकारात्मक भी स्टेटमेंट के रूप में लिया है। तो कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में पहला कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं, तो आप बोलेंगे सही बात है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, ये भी बात सही है बेटा। तो आपका जवाब हो जाएगा 1 और 2, सी फॉर चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सी फॉर चेन्नई राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर यही हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको समझना है और जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग हैं, आसान क्वेश्चन है और आपको समझना है और जवाब देना है। चलिए कह रहा है कि राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकता। देखो जरा क्या कह रहा, राज्य किसी नागरिक को, भाई ये आर्टिकल 15 का मामला है दोस्त, ये आर्टिकल 15 का मामला है और आर्टिकल 15 का सेकंड क्लॉज बोलता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थानों में जैसे भोजनालय, दुकान है, समझ रहे हैं, स्नान घाट है, वहां पर भारत के नागरिक को जाने से रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता।
इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वो इस धर्म का, इस मूल वंश का, इस जाति का, इस लिंग का, इस जन्म स्थान का है। इन 5 आधारों पर नहीं रोका जा सकता, लेकिन इन 5 आधारों के अलावा अन्य कोई अगर आधार बनता है तो वहां पर रोक लगाई जा सकती है। और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की बात है। देखेंगे, कह रहा राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकता। देखिए जरा क्या कह रहा। अगला कह रहा, ये पहला स्टेटमेंट है। अगला कह रहा, अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकता। ये कह रहा भाई, अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकता। यार 15 का 4 क्लॉज बना ही है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अगर आप पिछड़े हैं तो आपके लिए सरकार जो है समाज के कल्याण के लिए ऐसा कार्य कर सकती है। ध्यान रखेंगे, समाज कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं यहां चलाई जा सकती है। सेकंड स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा। देखो पहला क्यों गलत है हम लोग समझते हैं जरा। देखो बेटा, एक आर्टिकल 15 का सेकंड क्लॉज बना है। इसमें यह कहा गया कि जो भी सार्वजनिक स्थान है ना, मनोरंजक स्थल है, मनोरंजक स्थल, ठीक है, दुकान है, दुकान, भोजनालय आदि स्थानों पर नागरिकों को रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता बेटा, ये बात है। लेकिन यहां पर जानते क्या अपवाद ये है कि अगर कोई जानलेवा बीमारी है, अगर कोई संक्रमण है किसी नागरिक में, अर्थात जानलेवा बीमारी है, अर्थात जानलेवा संक्रमण है, तो उसे रोका जा सकता है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो उसे रोका जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। अगर कोई संक्रमणशील प्रावधान है, संक्रमण है किसी नागरिक में, अर्थात जानलेवा संक्रमण है, तो उसे रोका जा सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकता, रोक सकता है अगर ऐसी कोई बात है कि आपके जाने से अन्य लोगों की जो फंडामेंटल राइट है वो प्रभावित होंगे, अन्य लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, तो उस कंडीशन में रोका जा सकता। बशर्ते इस कंडीशन में नहीं रोका जा सकता कि आप इस धर्म के, इस मूल वंश के, इस जाति के, इस लिंग के, इस जन्म स्थान के हैं, इसलिए रोका जाएगा, इसलिए नहीं रोका जाएगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन इस आधार पर रोका जा सकता है, ध्यान रखेंगे, ये अपवाद के रूप में दिया गया है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया और सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, तो आंसर केवल सही हो गया बी फॉर बॉम्बे बेटा, बी फॉर बॉम्बे आपको ध्यान रखना है, बी फॉर बॉम्बे आंसर सही हो जाएगा। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है और आप बता सकते हैं, समझ रहे हैं। अगला कह रहा, देखो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है, क्या करना है, विचार करना है और आपको जवाब देना है। 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम को पारित किया गया। अगला करा, बैकलॉग रिक्तियों में कैरी फॉरवर्ड नियम मलाईदार परत वाला नियम है। प्रावधान जनता के अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किए गए वर्ग को सुरक्षित करने की विचारधारा को अंगीकार करता है। ये कह रहा है अंगीकार करता है। फिर ये कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, कौन सा या कौन से सही हैं, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कह रहा है 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम को पारित किया गया, ठीक बात है। अगला, बैकलॉग रिक्तियों में कैरी फॉरवर्ड नियम का प्रावधान जनता के अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किए गए वर्ग को सुरक्षित करने की विचारधारा को अंगीकार करता है। तो इसमें आपको बताना है बेटा कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आपको बताना है। देखो यहाँ पर जो आरक्षण दिया गया है वो 16(4) के तहत आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 16 का 4 क्लॉज, इसके तहत रोजगार में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की बातें यहां पर की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार एससी एसटी को भी बैकलॉग रिक्तियों में कैरी फॉरवर्डेड नियम का प्रावधान भी जनता के अपर्याप्त रूप में आया, ध्यान रखेंगे। दोनों बातें, ये एक्चुअली इंदिरा साहनीवाद केस से संबंधित मामला है
उसी समय पिछड़ा वर्ग आयोग की बातें की गई हैं, बैकलॉग रिक्तियों की बातें की गई हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, सी आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, दोनों राइट स्टेटमेंट। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये। अब देखिए, इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है, ये पूछा जा रहा है। आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। बोलो किस विषय से संबंधित है। समझ रहे हैं। अब देखो, जो इंदिरा साहनी केस है ये 1992 का केस है। इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस आप देख रहे हैं 1992 में आया। ये जो आप केस देख रहे हैं ये 11 जजों, इसमें कितने जज थे, 11 जज थे, ध्यान रखेंगे 11 जज थे। बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसने आरक्षण से संबंधित मुद्दे को उठाया, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को उठाया, पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग आरक्षण, पिछड़े वर्ग आरक्षण से संबंधित, से संबंधित, से संबंधित। इसमें इंदिरा साहनी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो इंदिरा साहनीवाद आया, इसने कहा कि अगर आप सामाजिक, अगर आप सामाजिक और शैक्षणिक, देखिए जरा, अगर आप सामाजिक और शैक्षणिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, दृष्टि से पिछड़े, पिछड़े हैं, तो आरक्षण आपको मिलेगा, तो आरक्षण आपको मिलेगा, तो आपको आरक्षण मिलेगा। देखिए जरा क्या करें। और यहां पर इसने कहा कि मैक्सिमम आरक्षण जो है वो 50% हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। इसने ये भी कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन आगे चल करके 1995 में एक 77वां संविधान संशोधन किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से, और ये खासकर एससी एसटी जाति को, एससी को आरक्षण दिया गया प्रोन्नति में भी। नियुक्ति में तो दिया ही जा रहा था, प्रोन्नति में भी, कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे और कार्य करेंगे तो वहां प्रोन्नति में भी आरक्षण आपको दिया जाएगा, यानी आपकी प्रोन्नति जल्दी होगी, उसमें आरक्षित करके आपको आगे ले जाया जाएगा। आगे चल करके एक और संविधान संशोधन कर दिया गया। अब बोला गया प्रोन्नति में भी वरिष्ठता का ध्यान दिया जाएगा, जो व्यक्ति एससी में वरिष्ठ है उसको पहले आरक्षण दे करके ऊपर के पदों पर पहुंचाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आरक्षण जो है, आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए। चलिए आइए थोड़ा सा समझते हैं, और आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए। देखिए जरा, आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए। देखो, आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए और आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए। तो पहली चीज तो आप ये बोलो कि इस समय वर्तमान में जो आरक्षण दिए जाने के आधार हैं वो है सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है बेटा कि शैक्षणिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, शैक्षणिक के बाद क्या समझेंगे, तो बोलेंगे आर्थिक पिछड़ापन। इस समय आर्थिक पिछड़ापन भी दिया जा रहा है, आर्थिक पिछड़ापन इस समय। चौथा कॉन्सेप्ट आप ये बोल सकते हो कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, सेवाओं में अपर्याप्त, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना। तो सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की बातें की जा रही। वहीं पर आप देखोगे आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, अगर इसकी बातें हम करें तो देखो, पहले तो ये चार आधार है कि अगर किसी सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किसी वर्ग का तो आरक्षण दिया जा सकता है बेटा। साथ में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आप पिछड़े तो दिया जा सकता है, या आर्थिक रूप से पिछड़े तो भी दिया जा सकता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस को, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उसको 10% आरक्षण दिया गया, आपने पढ़ा है ना। वहीं देखो, आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो आप बोलेंगे कि सर समानुपातिक, समानुपातिक न्याय के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए, पहला स्टेटमेंट। देखो, इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देते समय आपको बहुत बैलेंसिंग आंसर देना है, बैलेंस देना है, ध्यान रखेंगे। तो आप बोलेंगे समानुपातिक न्याय के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं सेकंड पॉइंट में आप ये बोल सकते हैं कि संसाधनों का संवितरण, संसाधनों का
संसाधनों का सम वितरण, संसाधनों का सम वितरण हो इसलिए भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। देखो क्या, समानुपातिक न्याय के लिए, संसाधनों का सम वितरण के लिए, समझ रहे हैं, वंचित वर्ग जो था, वंचित वर्ग जो था, वंचित वर्ग, समझ रहे हैं, वंचित वर्ग की क्षतिपूर्ति, देखिए जरा, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, आपको बोलते समय बहुत बैलेंस बोलना है। क्यों दिया जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे समानुपातिक न्याय के लिए, संसाधनों का सम वितरण करने के लिए, वंचित जो वर्ग था अभी तक उसकी क्षतिपूर्ति कैसे, उस क्षतिपूर्ति करने के लिए यहां पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। नीति निर्माण में सभी की भागीदारी हो इसलिए भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, समझ रहे हैं, नीति निर्माण में, नीति निर्माण में सभी की भागीदारी, सभी की भागीदारी हो इसलिए भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, ध्यान रखेंगे बेटा, करा नीति निर्माण में सभी की भागीदारी हो इसलिए भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये आप कहीं पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे अगर पूछा जाता है कि आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, तो आप ये आधार बताएं कि सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन। पहले जानते हो 2019 के पहले आर्थिक पिछड़ापन का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये 2019 में कॉन्सेप्ट आ रहा। कब आ रहा, तो आप बोलोगे 2019 में आर्थिक पिछड़ापन की बातें हुई, जब 103वां संविधान संशोधन हुआ और आप आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस के कॉन्सेप्ट को सामने लेकर आ गए। पहले सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक था, साथ में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वहीं आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे समानुपातिक न्याय के लिए, संसाधनों का संवितरण हो, वंचित वर्ग की क्षतिपूर्ति करने के लिए, वहीं नीति निर्माण में सभी की भागीदारी हो इसलिए भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको बताना है और आप जवाब दे पाएंगे। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ए फॉर इलाहाबाद। तो इंदिरा साहनीवाद जो था 1992 में आता है, 11 जजों की पीठ थी और इसमें पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित मामला था, ध्यान रखेंगे और आप जवाब दे पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था और आप जवाब दे सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17, देखो क्या कह रहा, अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, ये कह रहा कथनों पर विचार कीजिए, ये कह रहा। चलिए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट दे रहा है, आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट दे रहा क्या, तो ये कह रहा कि एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक बात है। अगला करा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है। देखो ये कह रहा, ये क्या कह रहा दोस्त, कह रहा सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक सेवाओं से या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है, ये बात कह रहा है। ये आपको ध्यान रखना है यार, है ना। अब देखो जरा हम लोग अनुच्छेद 17 की अगर बात करें, अनुच्छेद 17 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 17 जो है बेटा ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, अंत की बात करता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, अस्पृश्यता शब्द को, इस शब्द को संविधान परिभाषित नहीं करता, संविधान परिभाषित नहीं करता, यानी सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से अपने बहस के दौरान, उसने वाद विवाद के दौरान परिभाषित किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जरूर कहा गया कि अस्पृश्यता जो है एक छुआछूत जैसा शब्द है, छुआछूत जैसा शब्द है। यहां तक कि जो अस्पृश्यता कानून बना 1955 में, उसमें भी इसे परिभाषित नहीं किया गया। उसी अस्पृश्यता कानून अधिनियम का नाम बदल करके 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, 1976 में बदला गया और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अब देखें जरा थोड़ा सा, अस्पृश्यता
अस्पृश्यता कानून जो है ये 1955 में बना, ठीक है, 1955 में। इसका नाम देखिए जरा, इसका नाम 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए जरा 1976 में, लेकिन इसमें इस 1976 में देखो, यहाँ पीछे प्रश्न ये था कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है, तो अपराध नहीं मानता है, ध्यान रखेंगे। सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार, देखो जरा, यहाँ सामाजिक जो बहिष्कार है, सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक सेवाओं के बहिष्कार को, धार्मिक सेवाओं के बहिष्कार को अपराध नहीं मानता है। देखो जरा पीछे क्या कह रहा कि बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है, तो यहां पर बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध नहीं मानता है। ये ध्यान रखना है बेटा, नहीं मानता है, समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आप यहां पर थोड़ा ध्यान दें कि ये जो अस्पृश्यता है, इसका जिक्र आर्टिकल 17 में है, और यह एक मूल अधिकार है। ये क्या है? तो यह एक मूल अधिकार है, लेकिन यह डीपीएसपी जैसा व्यवहार करता है। यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, लेकिन यह डीपीएसपी जैसा व्यवहार करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, समझ गए? यह एक मूल अधिकार है, लेकिन यह डीपीएसपी जैसा व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि आपको यहां समझने वाली बात है कि जो अधिकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अधिकार 2 प्रकार के होते हैं, देखिए जरा, 2 प्रकार के। देखो जरा, एक वो अधिकार होते हैं बेटा जो स्वतः क्रियान्वित हो जाए, जैसे मूल अधिकार, जैसे फंडामेंटल राइट जो होते हैं ना बेटा, वो स्वतः क्रियान्वित होते हैं, ध्यान रखेंगे। फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो स्वतः क्रियान्वित होते हैं, वो स्वतः लागू हो जाते हैं यार। लेकिन ये एक ऐसा आर्टिकल है 17 जो स्वतः लागू नहीं होता, इसके लिए कानून की आवश्यकता है, इसीलिए आप देखते हैं एक्ट बनाया गया, ध्यान रखेंगे। तो और एक अधिकार वो होते हैं जो संसद के विधि के निर्माण के बाद लागू होते हैं। इसमें डीपीएसपी आते हैं। ये जो आपका आर्टिकल 17 है वो इसमें आता है, जब संसद विधि का निर्माण करेगी तब ये एक्टिव होगा, ध्यान रखेंगे। तो मूल अधिकार होते हुए भी डीपीएसपी जैसा व्यवहार करता है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझते रहेंगे। सेकंड पॉइंट गलत हो गया, दोषी करार दिया, संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। पहला स्टेटमेंट सही हो गया, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही, ए इज राइट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अस्पृश्यता शब्द को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कानून में भी परिभाषित नहीं किया गया। व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो बोला गया ये कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं? किसी भी स्थान पर जातीय आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को माना नहीं जा सकता। इस तरह के प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस तरह के यहाँ प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समझ गए? चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये कह रहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो यार दोस्त आर्टिकल 19 में है, 19 के फर्स्ट ए में है कि अधिकार के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करो। अब ये कह रहा, पहला कह रहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। सही बात है। अगला कह रहा, दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या एक दो तीन, या एक दो केवल? क्या आंसर होगा यह आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। चलो जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या आंसर होगा। देखो अभिव्यक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में आता है बेटा, यहां समझे जरा। आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में आता है। इसमें एक शब्द आता है वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आप देख रहे हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये पॉइंट आप देख रहे हैं। वाक का मतलब होता है बोलना और अभिव्यक्ति एक बहुत व्यापक शब्दावली। इसी आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के तहत यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ये आप देख रहे हैं। ये चुप रहने के अधिकार की बात कर रहा है यहां पर बेटा, चुप रहने के अधिकार। चुप रहने के अधिकार का मतलब यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति का तात्पर्य यह नहीं, अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं है, यह नहीं है कि बोलने के लिए बाध्य किया जाए, कि बोलने के लिए बाध्य किया जाए, बाध्य किया जाए, बोलने के लिए बाध्य किया जाए, ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं है, ध्यान रखेंगे। मतलब अब बोलने में चुप रहना समाहित है, आप चुप रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, ये आपकी अभिव्यक्ति का मामला है। अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को प्रकट करना, उसे लिपिबद्ध करना, जैसे पुस्तक का प्रकाशन करना, पुस्तक लिखना अभिव्यक्ति का मामला है। जैसे फिल्म का प्रकाशन करना वो अभिव्यक्ति का मामला है। इसी में सूचना का अधिकार शामिल है। इसी में बेटा किसका अधिकार शामिल किया गया? सूचना, सूचना का अधिकार। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो बोलेंगे कानूनी अधिकार है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित की गई, ध्यान रखेंगे। इसी में किसकी स्वतंत्रता बताई गई? तो बोलेंगे प्रेस की स्वतंत्रता निहित की गई। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में निहित की गई है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में निहित है, समझ रहे हैं? प्रेस की स्वतंत्रता को भी निहित किया गया है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वहीं पर इसी में इंटरनेट का अधिकार भी शामिल कर दिया गया, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यहाँ पर आपको 19 फर्स्ट ए में दिखाई पड़ेंगी, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी सही हो गया और दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। बोलेंगे दोनों, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। सी फॉर चेन्नई आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, ये रहा। ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले रूप में देखा जा सकता है? वित्त के समक्ष समता, विभेद के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर आपको बताना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, आंसर देना है। बहुत आसान आंसर है और आप आंसर दे सकते हैं। चलो जल्दी से बता दो कि क्या आंसर होगा। चलो बोलो। देखो जरा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने के रूप में देखा जा सकता? तो यहाँ पर आप बोलोगे बेटा विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद ये आपका 14 है, समझ गए? विभेद के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 हो जाएगा ना। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 हो जाएगा ना। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का यहाँ मतलब नहीं, जो धर्म की स्वतंत्रता है वो तो सभी के लिए है। अपने आराध्य देव की पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, वो सभी के लिए। उसमें एससी एसटी का कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, ध्यान रखेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद। 1 2 3 आंसर सही होगा, समझ गए? तो आप जवाब दे पाएंगे बहुत आसानी से।
आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं। चलो जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या आंसर होगा। क्या बोलेंगे आंसर, दे पाएंगे आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। द्वितीय पिछड़ा आयोग ये कह रहा, द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है आपको। ये कह रहा है कि 1979 में बीपी मंडल आया आयोग, बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था, जाति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया। अगला कह रहा है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। अगर कौन से कथन सत्य हैं यार? द्वितीय पिछड़ा आयोग की बात कर रहा है, समझ रहे हैं? जब बीपी मंडल आयोग आया इसी से संबंधित इंदिरा साहनीवाद आया था 1992 में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखेंगे। डी फॉर दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? अब बताओ भाई। समता का अधिकार तो 14 से 18 के बीच है, 14 से 18 के बीच। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है, ठीक है। नागरिकता का अधिकार जो है ना, ये भाई मूल अधिकार में नहीं आता। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 तथा 24 में है। तो यहां पर आंसर कौन सा निकल गया? सी फॉर चेन्नई। नागरिकता, नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। यानी आपका आंसर कौन सा गलत निकल गया? बोलेंगे सी फॉर चेन्नई, आंसर गलत निकल गया। आसान है, इसको बताना बहुत आसान है और आप जवाब दे सकते हैं, है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये करा, भारत के संविधान के अधीन इनमें से कौन से मूल अधिकार नहीं है? अब ये करा कौन से मूल अधिकार नहीं है भाई? तो शिक्षा पाने का अधिकार तो मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 फर्स्ट 21A। काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं। संगम वाला है आर्टिकल 19 फर्स्ट सी, आर्टिकल 19 फर्स्ट सी। कोई वृत्ति आर्टिकल 19 फर्स्ट जी है आपका। तो काम पाने का अधिकार नहीं, दूसरा नहीं। तो कौन सा नहीं? तो बोलेंगे ये सी नहीं, केवल दो नहीं है, ध्यान रखेंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करा निम्नलिखित में से कौन से सही है? किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं आरक्षित कर सकेगा। कोई नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर आपको बताना है और आसान क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है। चलो जल्दी से बता दो कि क्या आंसर होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं? तो देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपके 3 दिए गए हैं वो 3 के तीनों सही हैं। आप बोलेंगे सी फॉर चेन्नई, आंसर हो जाएगा सी फॉर, यानी 1 2 3 आपका राइट आंसर है। देखेंगे इस प्रकार आज का सेशन मूल अधिकार का सेशन था, बहुत ही बेहतरीन सेशन था। कल फिर हम लोग मौलिक अधिकारों के साथ मिलेंगे और अगले क्वेश्चनों की श्रृंखला में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और अपने आप को डेवलप करते रहिए मेरे साथ, है ना। आपका वेलकम है। ओके, थैंक यू।